हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग टेंडर नोटिस के बारे में देखते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में बात टेंडर क्या होता है, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं एंड टेंडर के प्रिपेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर कैसे किया जाता है। तो देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर द ड्राफ्टिंग ऑफ द टेंडर इज डन एक्सीलेंट स्किल एंड वेरी लीगल एंड टेक्निकल नॉलेज इज मस्ट टू बी ड्राफ्ट सच एज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो टेंडर नोटिस होता है उसको ड्राफ्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उनको जो लोग इसको मतलब बनाते हैं, सिंपल भाषा में समझिए कि जो लोग टेंडर नोटिस को क्या करते हैं, टेंडर नोटिस को बनाते हैं, उनको पास क्या होना चाहिए कि एक्सीलेंट का होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और टेक्निकल का होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उनको पास, तभी का अच्छे से टेंडर नोटिस को बनाएंगे। अब देखिए कि टेंडर नोटिस जो होता है जिसमें ड्राफ्ट किया जाता है उसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया था। सबसे फर्स्ट नंबर में तो कि कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। क्या करते हैं कि हम लोग जो पैसा अर्न करते हैं उसके बदले में जो हम लोग सरकार को पैसा देते हैं तो उसको क्या होता है, टैक्स देते हैं, तो उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं। मान के चलिए कि हमको एक महीने एक साल का हमको 10 लाख रुपया क्या है इनकम है, और 10 लाख में से जो भी हमारा टैक्स पड़ा वो हम सरकार को बावजूद किए, उसके बाद क्या दिया जाता है, एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है। उसको भी क्या करना रहता है, तो जमा करना रहता है। उसके बाद बोलता है सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रीवियसली वर्क। अब देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर पिछले वाला वर्क को जो कराता है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। मान के चलिए कि एक रोड बनाना है। क्या बनाना है, एक रोड बनाना है। यहाँ दिल्ली है और दिल्ली से लेकर कहाँ, यहाँ रांची हो गया। अगर जो हमको दिल्ली से लेकर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया यहाँ से। अब क्या किया कि यहाँ से यहाँ क्या हम दिल्ली से लेकर रांची तक का रोड बनाया। अब क्या किया कि रोड बनाने के लिए तो सबसे पहले उसको टेंडर को फिल करना होगा। तो टेंडर को फिल कैसे करेगा, इससे पहले जो वर्क किया होगा उसको बारे में क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलता है एक्सपीरियंस का, वो सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या लगता है, तो सर्टिफिकेट शोइंग द वेरियस लेबर टीम प्लांट एंड इक्विपमेंट। और देखिए टेंडर नोटिस के साथ क्या क्या देना पड़ता है, उसको में आपको पास कितना क्या है शो करना पड़ता है कि हमारे पास इतना क्या है, लेबर है, इतना हमको पास प्लांट है, इतना हमको पास इक्विपमेंट है, टेक्निकल बंदा है, सबको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। उसके बाद क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर्टी वुंड 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 बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि क्या होता है, सर्टिफिकेट जितना उसके पास रहता है वो लोग क्या करना होता है, जमा करना होता है। इतना करना रहता है, डॉक्यूमेंट को जमा करना रहता है कब, ड्राफ्टिंग करते समय। अब देखिए मीनिंग ऑफ द टर्म, अब कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट में आता है ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EMD। क्या बोलते हैं, EMD बोलते हैं, ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट। देखिए ये सब जो क्वेश्चन हुआ ये सब आपको क्या दो नंबर में लिखने के लिए क्या होता है, शॉर्ट नोटिस में 2 नंबर में 4 नंबर में आएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, तो कहता है ईयरनेस्ट मनी, अब कहता है कि earnest money is the insure on the part of contractor to keep open offer for consideration to confirm his क्या होता है, intention to take up work। देखिए जो earnest money जो होता है, सो ईयरनेस्ट मनी कब लिया जाता है, जब कोई क्या हो जाता है कि टेंडर को क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि किसी काम कराने के लिए तो उसके क्या होता है, ऑफर दिया जाता है, तो उसके बदले जो पैसा लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसको ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसका क्या क्या दिया गया, डिफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज इनिशियल डिपॉजिट टू बी सेंड along with the tender in order to show the interest of the contractor to secure the work। अब देखिए कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, मान के चलिए टेंडर आपको मिल गया, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो
फर्स्ट डिपॉजिट कराया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। किसको तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से जो फर्स्ट पैसा डिपॉजिट कराया जाता है उसको उसको हम क्या बोल सकते हैं? EMD बोलेंगे। क्या बोलेंगे? EMD, ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है? कहता है कि द अमाउंट ऑफ ईयरनेस्ट मनी इज कितना? इज 1%, 1 से 2% ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट। अब जैसे देखिए हमको अर्नेस्ट मनी कितना जमा करना पड़ता है, तो मान के चलिए कि किसी भी टेंडर जितना का होगा 5 करोड़ का होगा, तो 5 करोड़ का 5 करोड़ का हमको 1 से 2% का करना पड़ेगा, वहाँ जमा करना पड़ता है। कहाँ जमा करना पड़ता है? तो डिपार्टमेंट में हमको जहाँ से हमें वर्क मिलता है वहाँ पे जमा करना पड़ता है। उसके बाद क्या कहता है कि दिस अर्नेस्ट मनी विच इज ऑलरेडी विथ द डिपार्टमेंट इज एडजस्ट इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब देखिए क्या करता है, अर्नेस्ट मनी को क्या करता है कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट क्या कर देता है? एडजस्ट कर देता है। किस में एडजस्ट कर देता है? तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता है कि आपको वो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि आप जब तक वो पैसा जब तक वर्क नहीं कराते हैं आप किसी भी वर्क को, तब तक वो आपको पैसा रखे रहेगा। अगर जो आप जैसे ही वर्क करा देंगे उसके बाद पैसा आपको दे देगा। जैसे देखिए आप एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आप कहीं भी हॉस्टल में रहते हैं। क्या करते हैं? हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ सबसे पहले जाइएगा तो क्या मांगता है कि आपको सबसे पहले सिक्योरिटी मनी लगेगा। सिक्योरिटी मनी इसलिए लगेगा कि आप जब तक रहेंगे तब तक क्या होगा, आपको पैसा हम रखे रहेंगे उतना कि आप भाग जाएंगे छोड़ के, तो हम किसे खोजेंगे? अगर जो आप जाने लगेंगे उस टाइम क्या करेगा? आपका पैसा क्या करता है? रिटर्न कर देता है ना। उसके बाद कहता है कि दिस अमाउंट डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। और देखिए कभी भी जो सिक्योरिटी मनी होता है या सिक्योरिटी इंटरेस्ट बोलिए, उसको कभी भी आपको क्या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए कि आप कोई हॉस्टल में रहने के लिए गए, वहाँ आप अगर जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी अगर जो 1000 दिए, तो क्या कभी आपको 1000 का कोई इंटरेस्ट देता है? नहीं ना देता है। तो वही हो गया ये। अब देखिए एक आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब देखिए ये कौन सा था? EMD के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब देखिए इसके बाद कौन सी? अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिट बाय द कॉन्ट्रैक्टर इफ टेंडर इज एक्सेप्टेड। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब हमारा क्या हो जाता है, जब हमारा टेंडर मान के चलिए कि ये कोई सिविल इंजीनियरिंग का रोड कंस्ट्रक्शन का क्या है? डिपार्टमेंट है। क्या है? डिपार्टमेंट है। अब क्या किए कि यहाँ पे मान के चलिए कि 10 लोग क्या किए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी रोड बनाने के लिए 10 लोग क्या किए, 10 लोग का के यहाँ आन के अपना कॉन्ट्रैक्टर टेंडर फिल किए कि हमको चाहिए। अब उसको में से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो हमारा जो वर्क कराना है उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट में और उसका एक्सपीरियंस कितने दिन का है उसके हिसाब से हम एक टेंडर सेलेक्ट करेंगे ना। जब टेंडर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रकार का क्या करते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि इट वेरीज फ्रॉम 5 से 10% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क टू बी एक्सेलेंट। अब देखिए बोलता है कि जो मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कराया जाता है, तो 5 से 10% कराया जाता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के। मान के चलिए कि 5 करोड़ का आपको टेंडर मिला कि 5 करोड़ में आपको कहाँ से गया से लेके पटना तक क्या करना है? रोड बना देना है। ठीक है, कितने? 5 करोड़ का। तो उसमें से सबसे पहले सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना? तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5 से 10% आपको डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ता है। उसके बाद क्या कहता है कि द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंड टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 3 मंथ। और उसके बाद क्या कहता है, मान के चलिए कि आप पैसा जमा किए, क्या किए? पैसा जमा किए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी वो क्या होता है ना कि मतलब आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला उसमें। जब आप उसको वर्क पूरा करा के दे दीजिएगा तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसे हम लोग मानते हैं कि 3 महीने बाद क्या हो जाता है कि आपका सिक्योरिटी मनी क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। बट वैसा नहीं है, हर एक केस में वैसा नहीं होता है। जैसे आप मान के चलिए कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे नहीं करता है ना 3 महीने के बाद, जब आप वहाँ से लॉस छोड़ेंगे उसके बाद देता है। तो वही है कि
ऐसे ही अप्लाई होता है वर्क में भी कि अब जब पूरा काम कर देते हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी मनी रिटर्न कर दिया जाता है, बट कोई कोई प्रोजेक्ट में 3 महीने के बाद रिफंड भी कर दिया जाता है। उसके बाद बोलता है नो इंटरेस्ट शैल बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कोई भी क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है उसको 1 रुपया भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब इसके बाद देखिए देखते हैं टेंडर वैलिडिटी पीरियड। टेंडर वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? तो इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ टेंडर अनाउंस एंड पासिंग डेट ऑफ टेंडर। अब देखिए टेंडर वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? तो टेंडर वैलिडिटी पीरियड एक प्रकार का क्या है? टाइम इंटरवल है। कब से कब? जब टेंडर को क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है। अनाउंस कब किया जाता है? जैसे मान के चलिए कल हम आप लोग को बताए थे कि टेंडर निकालने के लिए 2 माध्यम से जनरल निकाला जाता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में मान के चलिए कि न्यूज़पेपर के सहारे से निकाला जाता है और नोटिस बोर्ड के सहारे से निकाला जाता है, और ऑनलाइन के माध्यम से नेट के थ्रू निकाला जाता है। तो वही जब टेंडर निकाला गया और क्या हो गया कि अब जब टेंडर पहले हम निकालें और उसके बाद क्या हो गया कि सब जितना टेंडर लोग फिल किया उसके बाद पास हो गया, ठीक है। तो टेंडर निकालने से लेके और टेंडर निकालने से यहाँ मान के चलिए कि हम टेंडर का किए निकाल दिए, टेंडर निकाल दिए और यहाँ हमारा क्या हो गया? टेंडर पास हो गया। तो इन निकालने से यहाँ निकालने के इंटरवल को क्या कहते हैं? टेंडर वैलिडिटी पीरियड कहते हैं। तो जब आप लोग क्या कीजिएगा नोट बना रहे होंगे सब अभी, तो यहाँ लिखिएगा कि अनाउंस ऑफ टेंडर, एक ऐसे लकीर पार दीजिएगा यहाँ लिख दीजिएगा अनाउंस ऑफ टेंडर, और यहाँ लिख दीजिएगा टेंडर पासिंग के बीच के इंटरवल में यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? टेंडर वैलिडिटी पीरियड। तो इससे आपको क्या बढ़ जाएगा? नंबर बढ़ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लीजिएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं? टेंडर अनाउंस लिख सकते हैं, लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा टेंडर डेट पासिंग, और उसके बाद बीच में क्या लगा दिए? इतना से इतना लिख के ऐसे, और इस तरह से आप दे दीजिए क्या? टेंडर वैलिडिटी पीरियड। इससे आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। चीफ इंजीनियर इज द अथॉरिटी रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ द टेंडर प्रोजेक्ट। अब देखिए क्या कहता है, कितना अच्छा बात कहता है कि जो चीफ इंजीनियर जो होते हैं वही ले सकते हैं डिसीजन। किसके लिए? तो टेंडर प्रोजेक्ट के लिए। ये नहीं कि कोई भी टेंडर प्रोजेक्ट के लिए ले सकता है, जैसे जेई हो गया या ए हो गया। ये लोग टेंडर प्रोजेक्ट पर कोई भी वर्क नहीं करते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमको किन को देना है किन को नहीं देना है। कौन डिसीजन लेगा? तो यहाँ पे कौन लेते हैं? चीफ इंजीनियर लेते हैं। कौन लेते हैं? चीफ इंजीनियर लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि वैलिडिटी पीरियड फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट इज 30 डे एंड फॉर बिग प्रोजेक्ट इज 90 डे। देखिए कितना अच्छा बात पता है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, कई सारे एग्जाम में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में आप सेमेस्टर के दे रहे होंगे या कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि जो वैलिडिटी पीरियड होता है स्मॉल प्रोजेक्ट का, ये क्वेश्चन आपको इरिगेशन में भी देखने के लिए मिलेगा पढ़ने के लिए। वही बोलता है कि वैलिडिटी पीरियड जो होता है से स्मॉल पीरियड के लिए कितने दिन का होता है? स्मॉल पीरियड के लिए 90 डे का होता है, लेकिन वहीं बिग प्रोजेक्ट के लिए कितने दिन का होता है? 90 डे का होता है। कितने दिन का होता है? 90 डे का होता है। अब उसके बाद देखिए कि कॉज फॉर रिजेक्शन ऑफ टेंडर। अब जैसे देखिए आपको क्या हो गया कि आप मनी के बारे में पढ़ लिए कि कौन कौन सा डिपॉजिट करना पड़ता है, क्या क्या पैसा लगता है। टेंडर नोटिस क्या होता है वो भी पढ़ लिए। टेंडर नोटिस कैसे क्या क्या उसको में रिक्वायरमेंट होता है टेंडर नोटिस में, टेंडर नोटिस को कैसे क्या क्या होता है बनाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि हम लोग टेंडर नोटिस जो टेंडर होता है वो टेंडर किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है। मैं जैसे मान के चलिए कि आप कहीं टेंडर फिल कर रहे होंगे तो आप अगर जो सही से उसको नहीं देंगे तो क्या होगा? आपका टेंडर तो पहले ही क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम कौन कौन सा ऐसा बार करेंगे कि जो कि हमारा टेंडर का हो रिजेक्ट नहीं हो, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रीअलाइंड ऑफ प्रोजेक्ट। रीअलाइंड क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? रीअलाइंड करेंगे। उसके बाद कहते हैं नेचुरल डिस्टेक लाइक फ्लड अर्थक्वेक, यानी कि क्या करते हैं उसके बाद नेचुरल कंडीशन को क्या करते हैं? चेक करते हैं। उसके बाद चेंज डिजाइन स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या करेंगे कि चेंज करेंगे डिजाइन स्पेसिफिकेशन में, सही से हम क्या करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन बना के देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बाय नहीं, उसके बाद क्या है? उसके बाद इरिडिशन बाय कॉन्ट्रैक्टर। तो ये काम हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमको मान के चलिए क्या होगा कि टेंडर हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। जैसे सिंपल बात में जानिए ना कि आप जब टेंडर बना के दे रहे होंगे तो आपको जितना वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम आपको इस तरह से वर्क करके देंगे, जब तक आप सही से आप एक क्या होना चाहिए एक टेक्निकल पर्सन के माध्यम से आप जब तक सही से आप टेंडर नहीं बना के दीजिएगा तब तक कभी भी आपका टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है कोरुंडम ऑफ टेंडर। इसके बाद क्या आता है? कोरुंडम ऑफ टेंडर। अब देखिए ये क्या कहता है? तो प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल टू
एडिशनल टू द टेंडर नोटिस बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द टेंडर बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज कोरुंडम नोटिस। देखिए क्या कहता है कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिसको में क्या करते हैं कि फाइनल सबमिशन से पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ एडिशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरुंडम नोटिस बोलते हैं। अब देखिए आता है कि नेसेसिटी ऑफ कोरुंडम टेंडर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में क्या है, तो है कि फॉर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज रिव्यू, यानी कि कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और प्रोजेक्ट के पहले क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करने से पहले उसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस टू द प्रोजेक्ट बिफोर टेंडरिंग फॉर लोकल एंड सराउंडिंग इशू ऑफ द प्रोजेक्ट। और क्या किया जाता है कि उसको पहले क्या किया जाता है, लोकल और उसको आसपास के जितना सराउंडिंग में इशू होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि चेंज इन द डेट ऑफ टेंडर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं कि चेंज करते हैं डेट ऑफ टेंडर स्पेसिफिकेशन को भी चेंज किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द टेंडर नोटिस पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर डेट। अब क्या करते हैं कि डेट के साथ क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को में क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। अब देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो बोलता है कि द डिपार्टमेंट प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट बोथ द पार्टी वेयर are entering in to contract should sign on each and every page of the टेंडर डॉक्यूमेंट। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट लगता है टेंडर में उसको क्या करता है, सबको बनाता है। और हर एक पेज पर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। अब देखिए टेंडर लिस्ट डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंडर। अब टेंडर जो आपको फिल करना है वो टेंडर में क्या होना चाहिए, पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए कि आपको क्या होगा, हम ये वर्क कराएंगे, इतना हमारे पास क्या लगेगा, मेसन लगेगा, इतना आपको खर्चा आएगा, इतना एमएम का हम गट्टी डालेंगे, एग्रीगेट डालेंगे, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, जब आप टेंडर बना रहे होंगे तो उसको में क्या क्या लगता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग तो पढ़ लिए कि टेंडर क्या होता है, कितने प्रकार का टेंडर होता है, उसके बाद कि टेंडर कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसको में क्या क्या मनी डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद क्या पढ़े, मनी डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि क्या टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तब टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले टाइटल पेज लगता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि रिगार्डिंग द एग्रीमेंट नंबर, इसको में क्या होता है, एग्रीमेंट नंबर आता है इसको में। उसके बाद क्या क्या होता है, एक इंडेक्स रहता है। एक क्या रहता है, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, एक इंडेक्स रहता है, एक इंडेक्स रहता है। उसके बाद क्या रहता है, टेंडर नोटिस रहता है। उसके बाद जनरल इंट्रैक्शन रहता है। उसके बाद स्पेशल क्या होता है, कंडीशन रहता है। उसके बाद क्या रहता है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद क्या रहता है, फॉर्म ऑफ कुछ होता है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। क्या हम मान के चले कि इस पर ईमान नहीं होता, हम इसे पहले बताए थे कि आती क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में क्लासिफिकेशन 1 रहेगा तब कच होता है, उसको पास नो लिमिट रहता है, तो वही भरना पड़ता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन का हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या आता है, इसके बाद शेड्यूल ए लगता है। तो शेड्यूल ए में क्या होता है कि शोइंग द कुछ होता है डिटेल ऑफ मटेरियल, शोइंग द, जिसमें क्या होता है कि मटेरियल के बारे में क्या करना आता है, डिटेल दिया जाता है। उसके बाद शेड्यूल बी लगता है। शेड्यूल बी में क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जितना क्वांटिटी रहता है उसको क्या किया जाता है, बिल को दिया जाता है। और शेड्यूल सी में क्या लगता है कि डिटेल आइटम वाइज स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग, यानी कि क्या कहता है कि जो शेड्यूल सी होता है उसको में डिटेल आइटम का क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, और ड्राइंग के माध्यम से क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, जनरल एंड डिटेल के माध्यम से। अब देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि ये कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग, और क्या कहते हैं कि जो भी वर्क कराना रहता है, जो भी प्रोजेक्ट कराना रहता है उसको उस प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, पूरा हम लोग ड्राइंग बनाकर देते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ना है शेड्यूल ऑफ टेंडर। शेड्यूल ऑफ टेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ना हमको। देखिए तो क्या होता है कि इट इज़
इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव it is a representation of material man power and other resources which are useful for carrying out project। अब देखिए हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैन पावर हो गया या मेरे पास जितना रिसोर्स हो गया यूजफुल कैरिंग आउट प्रोजेक्ट के लिए, उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ टेंडर के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी रिगार्डिंग कैन बी इन क्या होता है, इन अरेंज और इन द फॉर्म ऑफ द क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। यानी क्या करते हैं, शेड्यूलर को हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, बनाते हैं, इस फॉर्म में बनाते हैं, उसको में सब क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, शेड्यूल ऑफ टेंडर कैन बी क्लासिफिकेशन इन 3 टाइप। अब देखिए शेड्यूल को 3 भागों में 3 टाइप में क्या किया गया है, विभाजित किया है। जिसमें टेंडर नंबर, जिसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल क्या, सी। अब देखिए शेड्यूल ए के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। शेड्यूल ए क्या होता है, तो शेड्यूल ए इज ऑफ मटेरियल टू बी सप्लाइड बाय द ऑनर टू द कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि शेड्यूल ए का कहता है कि जो ये जो मटेरियल जो सप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उसको क्या बाय किसके माध्यम से, ऑनर के माध्यम से जो सप्लाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको किस में हम दर्शाते हैं, शेड्यूल नंबर ए में दर्शाते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है कि द पार्टिकुलर कॉमनली शो इन शेड्यूल ए। और पार्टिकुलर कॉमनली किसी भी चीज़ को क्या करना है, शो करना है, ए में करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टू बी सप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमको सप्लाई करना रहता है वो डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी के बारे में बताते हैं हम लोग शेड्यूल ए में। उसके बाद द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, यानी कि कहाँ हमको क्या करना है कि मटेरियल को सप्लाई करना, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। उसके बाद क्या बोला है 4 में, द रेट ऑफ मटेरियल वी चार्ज, यानी कि जो हम लोग मटेरियल का चार्ज लगता है उसको भी देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेड्यूल में किस तरह से होता है कि सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद क्या होता है, सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद मटेरियल कितना होता है, मटेरियल रुकी कहाँ चल गया, देखिए क्या काम, 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे भी तो है। देखिए क्या क्या, सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद मटेरियल हो गया, उसके बाद क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी हो गया, उसके बाद रेट हो गया, उसके बाद डिलीवरी जहाँ पे हमको क्या करना था, भेजना रहता है। उसके बाद अब देखिए कंडीशन फॉर शेड्यूल ए का क्या होता है, कंडीशन क्या क्या होता है। उसके बाद कहता है कि ऑल मटेरियल रिमेन अनयूज्ड आफ्टर द completion of the work should be returned to the department store। उसके बाद मान के चलिए कि आप कोई वर्क करा रहे हैं, उसके बाद वर्क के बाद अगर जो आपको क्या होगा, मटेरियल बच जाएगा, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, रिफंड कर दीजिएगा ना स्टोर में, तो वही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्टर शुड बी चेक द मटेरियल, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि मटेरियल को चेक करता है फॉर वेस्टेज और डैमेज ऑफ मटेरियल इफ एनी रिकवरी एट द डबल द इशू रेट विल बी डन। क्या करते हैं कि जो उसमें इशू होता है रिकवरी करने के लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग, डन करते हैं। इट शुड बी साइन बाय टेक्निकल अथॉरिटी, और उसका करते हैं साइन कराते हैं टेक्निकल अथॉरिटी से। अब देखते हैं शेड्यूल बी क्या होता है, शेड्यूल बी के बारे में जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि इट डिस्क्राइब टूल प्लांट एंड इक्विपमेंट अवेलेबल कैरी कंस्ट्रक्शन। यानी कि शेड्यूल बी होता है सो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा है, जैसे आप मान चलिए बिल्डिंग का काम करा रहे हैं, तो बिल्डिंग में जितना भी आपको टूल लाएगा उसके बारे में, इक्विपमेंट लाएगा, उसके बारे में किस में दर्शाया जाता है, तो शेड्यूल बी में दर्शाया जाता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व डिटेल लाइक ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेटर सप्लायर हो गया, डिलीवरी मैन एट साइट। यानी कि क्या करता है, इसको में किस किस चीज़ का दर्शाया जाता है, तो जो भी क्या करता है साइट पर क्या करता है, ऑपरेटर्स को सप्लाई करता है, और डिलीवरी मैन जो पहुंचाने वाला होता है उस साइट पे, उसको क्या किया जाता है कि इसमें दर्शाया जाता है। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे आइटम नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम हो गया, क्या क्या है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी हो गया, टेंडर रेट इन फिगर इन वर्ड में यहाँ लिखाता है, उसके बाद कितना कॉस्ट से प्रत्येक सामान मिल रहा है, उसके बाद अमाउंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। आप लोग इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा, इसको देख के तो क्या होगा, एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स बढ़ने का क्या मतलब बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए
आगे है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इट इंक्लूड लिस्ट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ विच आर रिप्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्या होता है कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहा है कि इसमें इंक्लूड किया जाता है किसको, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को। शेड्यूल सी में क्या बताता है, मान के चलिए कि टेक्निकल स्टाफ में मान के चलिए इंजीनियर वगैरह इंजीनियर आ गए, या तो फिर कोई स्पेशल बंदा जो कि सिर्फ कोई ईंटा जोड़ने का काम करता है, कोई क्या करता है सरिया बहाने का काम करता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल बंदा में रख लेते हैं। और एक क्या होता है कि जो जनरली वार करता है क्या मेसन मजदूर ये सब, तो ये सब क्या होगा नॉन टेक्निकल में आते हैं। तो वो दोनों का जो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस में करते हैं शेड्यूल सी में करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम अलोंग विथ आइटम नंबर स्टैंडर्ड पेज नंबर और डिटेल स्पेसिफिकेशन बुकलेट स्पेसिफिकेशन आइटम नंबर। यानी क्या करते हैं कि बुकलेट में क्या करते हैं स्पेसिफिकेशन आइटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं दर्शाते हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि दिस इज़ फॉर मैकेनिज्म स्पेशल प्लांट रेट। उसके बाद क्या करते हैं स्पेशल प्लांट रेट के बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ एनी सप्लायर स्टाफ अवेलेबल इट शुड बी क्लियरली मेंटेनेंस। उसके बाद क्या करते हैं कि जो स्टाफ अवेलेबल आते हैं उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग ये दर्शा देते हैं। अब देखिए फिलिंग द टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ से कहा है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या आएगा हम लोग लेक्चर नंबर तीसरा में पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर। आज तक क्लास बंद करते हैं आप लोग को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए क्या धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।